गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपके? बढ़िया। ठीक है, आज हम नए टॉपिक की हम बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेज इन लिक्विड्स। कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेज इन लिक्विड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है? तो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, उसी को हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, जैसे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज डिसोल्यूशन? तो डिसोल्यूशन क्या चीज़ है कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ये सॉल्यूशन कैसे बना? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि जब भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो सॉलिड फॉर्म में है वो आपस में कोलाइड होने के बाद प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रिसिपिटेट्स बनाते हैं, और दोबारा से जो ये प्रिसिपिटेशन होता है इसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मतलब इसका जो रिवर्स प्रोसेस है डिसोल्यूशन का, इसको हम कह देते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद मैं बात करता हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो जैसा कि आपको पता है कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि किसी सॉल्वेंट में जब हम और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर पाते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या हो गया कि दैट सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। कि जो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि कब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, कब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? तो देयर आर थ्री फैक्टर्स। First is the nature of solute and nature of solvent, and second is temperature, and third is pressure. Then we will discuss one by one. तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक बेसिक रूल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। कि मीन्स जो जैसा होगा वो उसी को डिजॉल्व अपने में करेगा। कि जिस नेचर का सॉल्यूट है अगर उसी नेचर का सॉल्वेंट होगा तो वो उसको डिजॉल्व कर देगा, अगर सेम नेचर नहीं होगा तो उसको डिजॉल्व नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आयनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में भी क्या होते हैं, पोलर नेचर का होता है, और पोलर सॉल्वेंट में भी पोल्स होते हैं, मीन्स दोनों के दोनों अगर सेम नेचर के होंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर बट नॉट इन बेंजीन, because sodium chloride is ionic compound, means polar in nature, as well as water is in polar in nature. So therefore sodium chloride dissolve in water but does not dissolve in benzene, because benzene is non-polar solvent, right? अगर मैं बात करूं नेप्थलीन और एंथ्रासीन की, तो नेप्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में तो डिजॉल्व हो जाते हैं लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि नेप्थलीन और एंथ्रासीन क्या है, नॉन पोलर नेचर के हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, जैसे आपके पास बेंजीन है। और पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका नेचर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अगर मैं बात करूं कि भाई शुगर और सोडियम क्लोराइड में विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, इन केस ऑफ शुगर एंड सोडियम क्लोराइड विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाई। तो सोडियम क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू शुगर, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड and water is an polar solvent. So therefore sodium chloride is more soluble in water, but sugar is an covalent compound. शुगर क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसलिए कि वाटर में क्या नहीं होगा, ढंग से सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। तो इसको देख लो एक बार ध्यान से। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेसिक रूल मैंने आपको बताया कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि जिस नेचर का सॉल्यूट होगा उसी नेचर का अगर सॉल्वेंट है, उनके जो
बीच की इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो सेम होंगी तो उसको डिजॉल्व कर देगा। तो आयनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड मोर सॉल्युबल इन वाटर बट स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन बेंजीन। तो वाटर में ये ज़्यादा सॉल्युबल है सोडियम क्लोराइड, और बेंजीन में क्या स्मॉलर अमाउंट इसका सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सिमिलरली नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन dissolves in benzene but not in water because water is polar solvent and naphthalene and anthracene are non-polar in nature। तो सेकेंड फैक्टर की अगर मैं बात करूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो आपको ध्यान देना है इसमें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच हीट इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा सॉल्युबिलिटी पे, तो ये हम समझेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प से। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन फेवर्स द बैकवर्ड डायरेक्शन, मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा वो रिएक्टेंट को फेवर करेगा। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, अगर उसका आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा, मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो सेम ऐसी सॉल्युबिलिटी की भी कंडीशन है। तो सॉल्युबिलिटी मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टेम्परेचर, कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी कर सकती है टेम्परेचर के साथ और डिक्रीज भी कर सकती है। ये डिपेंड करेगा कि जो भी सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, कि अगर उसको ऐड करने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और अगर उसका आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। और अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मीन्स हीट एब्जॉर्ब होती है, और उस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो उस टाइम पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या इंक्रीज करेगी। तो आपको ध्यान देना है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इधर ध्यान से समझ लो इसको। तो सेकेंड पॉइंट की मैं बात, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी may increase or decrease, may increase or decrease with temperature. It depends upon the nature of the reaction, whether the reaction is exothermic in nature or endothermic in nature. सपोज आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया और जो सॉल्यूशन बना उसमें हीट प्रोड्यूस हुई, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स एक्सोथर्मिक मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, solubility decreases with temperature, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो लिथियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, तो ये रिएक्शन अगर इनको आप वाटर में ऐड करोगे तो ये रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो अगर इनका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं कि फॉर एग्जांपल फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस,
तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होगा कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, KCl, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, इनको अगर आप वाटर में ऐड करोगे तो ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर राइज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। अब कई बार जो सॉल्युबिलिटी है वो इरेगुलर बिहेवियर भी शो करती है टेम्परेचर के साथ। तो फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, अगर मैं सोडियम सल्फेट की बात करूं तो इसमें टेम्परेचर के साथ पहले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है और उसके बाद फिर डिक्रीज करती है। तो सोडियम सल्फेट इंक्रीजेज अप टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर फर्दर रेज्ड। आया समझ में? तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ। दो चीज़ें पहले हमने पढ़ी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी तो उन कंडीशन में टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी और अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। लेकिन कुछ कंडीशन में ये इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इस कंडीशन में ये पहले टेम्परेचर राइज करने के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है और फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कर्व ब्रेक डाउन हो जाता है और इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे इस कंडीशन में ये 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर मैं इसका कर्व प्लॉट करूँ सोडियम सल्फेट का तो टेम्परेचर के साथ, तो ये कर्व फर्स्टली टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा और उसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो जो ये टेम्परेचर होगा इस टेम्परेचर को हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे है 32.8 डिग्री, तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो कई बार पूछ लेता है व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा, द टेम्परेचर corresponds to the break of curve. The temperature corresponds to the break of solubility curve. Solubility curve is called transition temperature. ऐसे ही आप फेरस सल्फेट का, जैसे अगर मैं फेरस सल्फेट का एग्जांपल कर दूँ कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की मैं बात करूँ तो इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है 61.8 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि ये 61.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी इसकी सॉल्युबिलिटी और उसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। और थर्ड जो फैक्टर है वो है आपके पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो फर्स्ट हमने पढ़ा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और थर्ड हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जो इफेक्ट होगा प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स वो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा। तो देयर इज इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो आपकी समझ में आएगा। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, या आप लिख सकते हैं देयर इज वेरी स्मॉल इफेक्ट, देयर इज स्मॉल इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solids in liquids because solids and liquids are highly incompressible.
नेक्स्ट हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स की हम बात करते हैं। तो जैसे आपने सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में देखा कि 3 फैक्टर्स थे, कौन कौन से थे? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बिल्कुल सेम वैसे ही आपके पास गैसेज की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में होगी। तो ये भी आपके पास 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इस पे डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट में कि जैसे कौन सी गैस किस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगी और कैसे डिज़ोल्व होगी, तो ये कैसे डिपेंड करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये आपके पास वाटर में लेस सॉल्युबल होती हैं गैसेज, लेकिन इथेनॉल में मोर सॉल्युबल होती हैं। ऐसे अगर मैं अमोनिया की बात करूं, HCl की बात करूं या सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं, तो ये गैसेज क्या होती हैं? वाटर में मोर सॉल्युबल होती हैं। और ये गैसेज डिपेंड करती हैं कि किसी सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल क्यों हैं। तो जिस सॉल्वेंट में ये गैसेज ज़्यादा रिएक्ट करेंगी, जिस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, उसमें ये इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो द सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ गैस विद द सॉल्वेंट। तो जितना कोई गैस किसी सॉल्वेंट में रिएक्ट करेगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी है, लेकिन इथेनॉल में नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फोरस एसिड का फॉर्मेशन कर रही है। अगर मैं अमोनिया गैस की बात करूं, तो अमोनिया वाटर के साथ सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रही है। ऐसी HCl गैस है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रही है। तो आपकी समझ में आया कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि कैसी गैस है और सॉल्वेंट कैसा है, उसकी सॉल्युबिलिटी उस पर डिपेंड करेगी, उन दोनों के नेचर पे। सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं हम किसमें? लिक्विड्स में। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेज इन लिक्विड्स। कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो गैसेज की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो आपके पास ये रिएक्शन होगी गैस इन लिक्विड, ये आपके पास एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। और अभी मैंने आपको पहले वाली कंडीशन में भी ली चेल्टियर प्रिंसिपल के बारे में बताया कि जब भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है तो आपके पास टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो व्हेन ए गैस dissolve in a liquid, it is an exothermic reaction, so with the increase in temperature the solubility decreases। फिर नेक्स्ट है थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? तो विद द इंक्रीज इन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, helium, etc. dissolves in water to a small extent, but more soluble in water, but more soluble in ethanol, C2H5OH। तो ये गैसेज क्या है? लेस सॉल्युबल हैं वाटर में, लेकिन जो है इथेनॉल में क्या है? इनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी है। ऐसे आपके पास जैसे अमोनिया है, NH3 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, HCl है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है? वाटर में बहुत ज़्यादा है और इथेनॉल में कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये अमोनिया रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ, और अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फोरस H2SO3 सल्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। ऐसी HCl गैस रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी है कि कौन सी गैस किस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगी। देन मोस्ट सॉल्युबल गैसेज आर दोज विच केमिकली रिएक्ट विद द लिक्विड सॉल्वेंट। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये कि वो गैसेज ज़्यादा सॉल्युबल होंगी
किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो केमिकली उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो जैसे हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहले भी पढ़ा कि सॉलिड इन लिक्विड की कंडीशन में, तो वहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो सेम वैसे यहाँ पर भी है कि अगर किसी गैस को हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, तो जब भी कोई गैस किसी सॉल्वेंट में ऐड होती है तो जो ये सॉल्यूशन बनता है, तो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक की कंडीशन में अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, मैंने आपको पहले ही बताया कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर solubility decreases, because the reaction is exothermic in nature. और नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। तो जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज आपके पास ये पिस्टन है लगा हुआ यहाँ पे, और ये आपके पास कोई सॉल्यूशन है और इसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ये दोनों के दोनों आपस में इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स भी और सॉल्यूशन भी। अब आप इसको प्रेशर इसका इंक्रीज़ करते हैं, तो प्रेशर अगर मैं इसका इंक्रीज़ करता हूँ, इस पिस्टन को मैं प्रेशर देता हूँ, तो ये सॉल्यूशन पहले यहाँ तक था और मैंने प्रेशर इंक्रीज़ किया इसको यहाँ तक, तो ये प्रेशर इंक्रीज़ करने से ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ करेंगे, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल द मॉलिक्यूल्स गोज इनटू द सॉल्यूशन। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन में, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। तो आपने देखा अभी कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मोर मॉलिक्यूल्स, मोर गैसेस मॉलिक्यूल्स विल बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो द solubility of gases increases with the increase in pressure। अब इस पे हेनरी ने काम किया है, तो हेनरी लॉ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको।